नमस्कार बच्चों। कल हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की बात की थी। आज लेक्चर 7 में हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है उसका जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। अब क्या क्या प्राचीन काल में उपलब्धियां रही है भारत की, इस बारे में बताया गया है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राचीन काल से ही प्राप्त था। संपूर्ण विश्व के जो देश हैं वो भारत को विश्व गुरु के रूप में मानते आए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी विषय वस्तुएं हैं जो भारत से ही विदेशों तक पहुंची है। जैसे आयुर्वेद की हम यदि बात करें तो आयुर्वेद के मामले में भारत प्राचीन काल से ही धनी रहा है और यह आयुर्वेद आगे चल कर के और विश्व के अन्य देशों में भी प्रसारित हुआ। इसके अतिरिक्त धर्म आदि के मामले में भी भारत विश्व गुरु के समान रहा है। तो विभिन्न देशों को संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाला और धर्म का ज्ञान देने वाला भारत ही रहा है। इसलिए भारत को प्राचीन काल से ही विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। प्राचीन काल में भारत का व्यापार उन्नत अवस्था में था। यदि हम गुप्त काल की ही बात करें तो गुप्त काल में भारतीय जो व्यापारी थे वो विदेशों तक व्यापार करते थे और इस व्यापार के द्वारा विदेशों से भारी मात्रा में सोना चांदी भारत में आते थे और यहीं पर रह जाते थे। तात्पर्य ये है कि विदेशों से व्यापार के बदले में आया हुआ सोना चांदी भारत में ही खपत हो जाता था, जिससे धीरे धीरे यहाँ बहुत अधिक स्वर्ण एकत्रित हो गया था। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यद्यपि ब्रिटिश काल आने के बाद यह सोना ब्रिटिशों द्वारा भारत से बाहर ले जाया गया। इसके अतिरिक्त जो अथर्ववेद है हमारा, उसका जो पृथ्वी सूक्त है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को प्रतिपादित किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार के समान माना गया है और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ही भूमि को जो है, जो भारत भूमि है, उसको माता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति है उसका विदेशों में भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति का चीन, पेरू आदि विभिन्न देशों में प्रचार प्रसार हुआ है। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे चीन की जो दीवार है उसके उत्तरी दरवाजे पर आज भी संस्कृत भाषा में यह लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। इसका तात्पर्य है कि संस्कृत जो है वो हमारी आदि भाषा रही है, आदि जननी भाषा रही है और वैदिक कालीन संस्कृत का जो प्रचार प्रसार आगे हुआ उसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ चीन के अंतर्गत संस्कृत भाषा में यह वाक्य लिखा हुआ है कि यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार चीन तक हुआ। इसके अतिरिक्त पेरू देश, जो एक विदेशी विद्वान है मैक्स मुलर, उनका ये मानना है कि पेरू देश के बहुत से निवासी आज भी स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं और यहाँ पर ये भारतीय त्यौहार राम सेतोत्सव एवं राम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो भारतीय वंश परंपरा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंशों का काफ़ी प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। तो इसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि जो सूर्यवंशी वंश की परंपरा जो पेरू तक पहुंची और वहां पर राम सेतोत्सव और राम जन्मोत्सव जो मनाए जाते हैं, उनसे ये प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति का पेरू देश तक प्रचार प्रसार हुआ। तात्पर्य है पेरू देश दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो यहाँ पर इस चीन और पेरू देश के उदाहरणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो विदेशों तक प्रसारित हुई। इसके अतिरिक्त मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारत को माना जाता है। जो कर्नल अल्काट है विद्वान, उनके अनुसार वो ये मानते हैं कि जो मानव संस्कृति है उसका उद्गम भारतीय भूमि से ही हुआ है। अग्नि पुराण जो है हमारे पुराणों में, अग्नि पुराण में भारत को जम्बू द्वीप बताया गया है। इसके अतिरिक्त
भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं, भारत की मुख्य भूमि से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्र, उन्हें द्वीपांतर कहा गया है और इसमें 9 द्वीप शामिल हैं, जिनमें जावा, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि वैभवशाली भारत की बहुत सी उपलब्धियां रही हैं, जिनमें से कुछ उपलब्धियों के बारे में हमने यहाँ आज बात की। इसीलिए हमारा जो भारतीय इतिहास, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसे गौरवशाली माना जाता है। आगे की हम बात करेंगे प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के विषय में। तो नाविक शक्ति जो नेविगेशन शब्द है अंग्रेजी का, नेविगेशन शब्द आज जो प्रयोग में लिया जाता है वो नाविक शक्ति के तौर पर ही लिया जाता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो नाविक शक्ति है ये प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। इसके हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। 6000 वर्ष पूर्व, विद्वान ये कहते हैं कि 6000 वर्ष पूर्व भारत में जलयानों का संचालन किया जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो लगभग 5 से 6000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है, उसके अंतर्गत एक लोथल बंदरगाह था और इस बंदरगाह के द्वारा विदेशों में अरब सागर के माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पर ये व्यापार जलयानों के द्वारा ही किया जाता था। तो यहाँ पर ये स्पष्ट प्रमाण हमको मिलता है कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही भारत में जलयानों का संचालन किया जाता था। इसके अलावा भी जो नव शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, जिसके बाद में उर्दू का शब्द नाव आया और इसी नव शब्द से आगे चल करके अंग्रेजी का नेविगेशन शब्द बना, जिसे नाविक शक्ति के तौर पर जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अरब सागर के माध्यम से जो व्यापार किया जाता था विदेशों में, मिस्र, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ सिंधु वासियों का व्यापार होता था। यह जो व्यापार था ये अरब सागर के माध्यम से होता था और अरब सागर को प्राचीन काल में रत्नाकर नाम दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी को प्राचीन काल में महोदधि कहा जाता था। यहाँ पर नाविक शक्ति के बहुत सारे हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सांची और बरहूत के जो शिल्प हैं, उन शिल्पों में भी चप्पू वाले जो पोत होते हैं, चप्पू चलाने वाले जो पोत होते हैं, उनका चित्रण किया गया है। इसके अलावा केबिन वाली जो नौकाएं होती है उनका चित्रण किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि सांची और भरूच का जो शिल्प है ये बौद्धकालीन यानी कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये शिल्प है, जिसमें इस प्रकार के चप्पू चलाने वाले पोत और केबिन वाली नौकाओं का जो चित्रण किया गया है, उससे ये प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ही भारतीय नाविक शक्ति से परिचित थे। इसके अलावा जो धार, मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार क्षेत्र पड़ता है, उस धार क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ का एक शासक था भोज परमार। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी युक्ति कल्प तरु। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की नावों और उन्हें बनाने का विवरण दिया है। तो युक्ति कल्प तरु से हमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की नावों को बनाने और उनके प्रकारों का विवरण मिलता है। इसी पुस्तक से हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में जो नौका होती थी उसका एक प्रमुख होता था, जिसे कर्णधार या महासारथ कहा जाता था, और जो नौका संचालन का कार्य करता था उसे नियामक कहते थे। इसके अतिरिक्त नौका के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र अधिकारी होते थे, जिन्हें दत्र रश्मि ग्राहक कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही नाविक शक्ति के विषय में काफ़ी जानकारी उपलब्ध थी और प्राचीन काल में ही जो नाविक शक्ति है वो भारतीय संस्कृति की देन रही है। तो आज हमने इन टॉपिक्स के माध्यम से देखा कि भारत का जो हमारा अतीत है वो किस प्रकार से वैभवपूर्ण और गौरवशाली है और क्या क्या उपलब्धियां हमारी भारतीय संस्कृति की रही हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर 8 होगा उसमें हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।